दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी चाहतों का घर। अनुलता भोपाल में रहती हैं, पब्लिश्ड ऑथर है, केमिस्ट्री में एमएससी किया है और हमारी कंपनी कंटेंट प्रोजेक्ट में एसोसिएट क्रिएटिव हेड है। चलिए शुरू करता हूं कहानी। दिन अभी चढ़ना शुरू हुआ था। रात की सुस्ती सभी के ऊपर तारी थी। मुंबई का ये पॉश इलाका भी ऊँग रहा था। 22वें फ्लोर पर बने इस 4 BHK फ्लैट के महीन रेशमी पर्दों से धूप छन कर भीतर आ रही थी। कमरे में गूंजती 2 तरह की आवाज़ों के सिवा अभी सब तरफ शांति थी। एक तो लगातार लैपटॉप पर टाइप करने की खटखट और दूसरी उस्ताद शुजात खान की आवाज़ में बजते दादरे की मीठी नर्म आवाज़। रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया संवरिया रे। वाह, ये आवाज़ और ये सितार। मैंने अपनी उंगलियां किचन प्लेटफॉर्म पर थिरकाते हुए खुद से कहा। खुद से ही कहती हूँ ऐसी बातें, क्योंकि ये जो कंप्यूटर पर माथा टिकाए टाइपिंग में मगन है, यानी मेरा पति हर्ष, उसे शास्त्रीय संगीत में जरा भी दिलचस्पी नहीं। शास्त्रीय क्या, संगीत भी उसको सिर्फ उतना ही पसंद है जितना कार स्टीरियो में सुनाई देता है, वो भी एकदम धीमा। हर्ष और मैं एकदम अलग तरह के इंसान हैं। हमारे शौक अलग, हमारी सोच भी अलग। शादी के इन 6 सालों में वो न मेरी सोच बदल पाया और न मैं उसके शौक। सितारा, हर्ष ने पुकारा तो मैं बाहर निकल आई। सुनो, आज वो आर्किटेक्ट आएगा, अभी तुम फ्री रखना अपने आप को। मेरे कलीग ने रेकमेंड किया है, वो इंटीरियर भी संभाल लेगा। हर्ष ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। अरे आर्किटेक्ट क्यों, और हमारे घर का इंटीरियर हम संभालेंगे ना। मैंने चिहुक के कहा तो हर्ष ने अपना चेहरा उठाकर मुझको देखा, जैसे मैंने कोई भारी अचंभे वाली बात कह दी हो। हैव यू गॉन मैड? यार, आजकल बिना इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट के कौन घर रेनोवेट करवाता है? और फिर हर चीज का एक मेथड होता है, एक तौर तरीका। और मुझे लगा अपने घर को सजाने के लिए हमसे अच्छा तरीका किसके पास होगा। मैंने जरा सा तंजिया लहजे में कहा तो हर्ष उठ के खड़ा हो गया। यार, तेरी ये स्मॉल टाउन मेंटालिटी ना जाएगी नहीं। हर्ष की बात सुनकर दिल चाहा कि कुछ करारा सा जवाब दे दूं, लेकिन मेरा बहस का मन नहीं था। ना आदत थी कि लड़ झगड़ के अपनी बात मनवाऊं। मैंने आदतन हथियार डाल दिए। ठीक है, लेकिन जो भी आर्किटेक्ट हो तुम्हारा, उससे कह देना कि मुझे घर नवरात्रों के पहले चाहिए। कलश स्थापना करनी है। सी, क्या बोला था मैंने? हर्ष हंसता हुआ फ्रिज से पानी निकालकर गटकने लगा। मैं तिलमिला गई। अब त्योहार मनाना भी स्मॉल टाउन सोच है क्या? किसी अनजान अजनबी आदमी के हाथ में अपना घर सौंपना अगर मेट्रो कल्चर का हिस्सा है तो भाई हम कस्बाई भले हैं। मैं बड़बड़ाते हुए डोरबेल का जवाब देने पहुंची तो पीछे से हर्ष बोला, अरे वो अनजान अजनबी आर्किटेक्ट ही आया होगा। मैंने हाथ में पकड़े किचन टॉवल से हथेलियां पोंछते हुए लॉक खोला तो चौंक गई। जी धक सा रह गया। सामने जो शख्स खड़ा था, वो जो भी हो, अनजान अजनबी तो कतई नहीं था। सितारा, तारा, तुम? ओ गॉड! वो शख्स मेरे सामने खड़ा पत्ते की तरह फड़फड़ा रहा था और उसकी आवाज़ मेरे घर की देहरी लांघते हुए भीतर तक चली आई थी। सच कहूं तो इस आवाज़ ने मेरे मन की देहरी को भी लांघ दिया था। कितने दिनों बाद सुना था ये संबोधन। तारा, तुम, आप, रौनक, तुम ही आने वाले थे। मैं हकबका रही थी कि पीछे से हर्ष की सधी हुई आवाज़ आई, प्लीज़ कम इन मिस्टर रौनक। हर्ष ने आगे बढ़कर रौनक को अंदर आने का इशारा किया और खुद भी सामने के सोफे पर बैठते हुए बोला, सो यू नो ईच अदर? रौनक हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों के किनारे सिकुड़ गए। स्मार्ट वर्ल्ड, कितनी छोटी है दुनिया। मैं और सितारा, वो कुछ कहता कि उससे पहले मैंने पानी का ग्लास आगे बढ़ा दिया और बात पूरी की। रौनक हमारे घर के पास रहता था, जबलपुर में, और हम एक ही स्कूल में पढ़े, क्लासमेट्स। ग्रेट, हर्ष मुस्कुरा के बोला। तब तो रौनक आप इनके नखरे भी जानते होंगे, जैसे इन्हें घर नवरात्रि शुरू होने से पहले चाहिए। रौनक ने ग्लास ट्रे में रखा और बिना मेरी तरफ देखे हर्ष से बोला, श्योर, पूरी कोशिश रहेगी, अभी बहुत वक्त है। मैं कॉफ़ी बनाते बनाते रौनक की तरफ देखने लगी।
थोड़ा वजन बढ़ने के अलावा ज्यादा कोई फर्क नहीं आया था उसमें। हाँ, चाल ढाल आवाज में लड़कपन बाकी नहीं था, वरना स्कूल के दिनों में तो ये कितना बातूनी था, बेचैन फिरा करता था। हर्ष कमरे में यहाँ वहां उंगली दिखाकर उसको कुछ बताता जा रहा था। ये दीवार हटा देंगे और खिड़कियां बड़ी फ्रेंच विंडोज, और किचन टोटली मॉड्यूलर होगा। आप तो शायद जानते होंगे कि सितारा को कुकिंग का कितना शौक है, इनका आधा वक्त तो यहीं कटता है। हर्ष ने ऐसे कहा जैसे खाना बनाना कोई ओछा काम है। हाँ, स्मॉल टाउन थिंकिंग, वरना यहाँ मेट्रो सिटीज में तो सब फ्रोजन फूड खा के खुश हैं। कौन घंटों आंगन में सूपा रखकर मेथी पालक बथुआ चुनता है। मैं प्लेट से नाश्ता निकालकर वहीं पहुंच गई, ट्रे टेबल पर रखकर एक तरफ बैठ गई, दोनों से जरा दूर। मैं असहज हो रही थी, बेहद अनमनी। रौनक का मिलना, उसका मेरे घर आना इतने सालों बाद, और वो भी यूं अचानक। तभी हर्ष का फोन बजा और वो बात करता हुआ बाहर बालकनी में चला गया। रौनक ने मेरी तरफ देखा, कुछ देर यूं ही देखता रहा जैसे टटोल रहा हो मेरा मन। मैं भी पढ़ती रही उसके चेहरे के भाव, उसकी आंखों में लिखी बातें। ये आसान था मेरे लिए। यार, तुमसे कुछ छिपाना कितना मुश्किल है, सब जान लेती हो, रौनक मुझसे अक्सर कहता था। मैं हंसते हुए उसकी आंखों पर हथेलियां धर देती। ये आंखें हैं ना तेरी, ये करती हैं चुगली। और वो मेरी कलाई पकड़कर मुझको करीब खींचता और उन हथेलियों को चूम लेता था। पता नहीं कितने दिन उसका वो स्पर्श मुझे गुदगुदाता रहता, लेकिन इतने सालों बाद उससे सामना आज एक चुभन दे रहा था। बाहरी आदमी यानी किसी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर से अपना घर सजवाना मुझे पहले ही नापसंद था, और अब तो मुझे इस ख्याल से ही नफरत होने लगी थी। कब सोचा था कि रौनक से इस तरह मेरा सामना हो जाएगा, और कब सोचा था कि वो मेरे सामने होगा तो मैं अतीत की कड़वाहट के बदले उसका स्पर्श याद करने लगूंगी। कैसे अपने भीतर छिपे घावों का दर्द भूल गई थी मैं। कैसे एक पल को भी मुझे याद नहीं रहा कि ये वही शख्स है जिसकी सूरत मैंने कभी न देखने की कसम खाई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। अतीत बार बार आंखों के सामने आकर खड़ा हो रहा था, वो अतीत जो मुझे लगा मैं भुला चुकी हूँ। कल फिर आने का वादा करके रौनक चला गया था। हर्ष भी ऑफिस निकल गया था। मैं भी अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लगी। एक पब्लिशिंग हाउस के लिए एडिटिंग का काम था। मेरे मनमाफिक काम था ये, सुकून भरा। ज्यादा भाग दौड़ व्यस्तता से पाई शानो शौकत कभी मेरा सपना ही नहीं रही। वर्क फ्रॉम होम मेरे लिए एक दुआ की तरह था। अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम करने से अच्छा और क्या था। कहीं भी बैठकर, रौंधे सीधे लेटकर, पालथी मारे बालकनी में पार्क के बच्चों के शोर में, या दादरा ठुमरी या रसोई में कुकर की सीटी सुनते हुए। तुम्हारे लिए एक शानदार स्टडी बनवानी है। वुड पैनलिंग, बुक शेल्व्स, थिक कारपेट, वार्म येलो लाइट्स, टिपिकली योर स्पेस। हर्ष जब आंखों में चमक लेकर उत्साह से कहता तो मेरा मन बैठने लगता। मुझे नहीं चाहिए मेरा स्पेस, मुझे तो पूरा घर मेरा होना। कहा ना, बालकनी से लेकर रसोई तक, लिविंग रूम से बेडरूम तक, सब तरफ मेरी किताबें, मेरा लैपटॉप घूमते रहें। मुझे बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक, करीने से सजी चीजें और उनको वैसा ही व्यवस्थित रखने की कोशिशों में उलझे घर के सदस्य बिल्कुल नहीं भाते थे। मुझे लगता है जरा सी बेतरतीबी की गुंजाइश होनी चाहिए, घर में भी और जिंदगी में भी। आज भी और जो दिन बीत गए तब भी मैं ऐसी ही थी। शायद ज्यादा कुछ बदला नहीं था मुझ में। अरे बिखेरो नहीं किताबें, रौनक अपनी टेबल संवारते हुए कहता तो मैं हंसते हुए उसके बाल बिखेर देती थी। वो खींच जाता और मुझे जमाने भर का सुकून मिल जाता। वो हमारे प्यार में पहली पहली डुबकी वाले दिन थे, जब पड़ोस में रहने वाला रौनक मेरी जिंदगी था और मैं उसकी। हर शाम हम घर से किसी बहाने से निकलकर नर्मदा के घाट पर बैठ जाते। आखिरी सीढ़ी पर बैठकर अपने तलवे पानी में डुबोए हम वहीं कहीं नदी किनारे घर बनाने के सपने देखते। हम शायद अनोखे प्रेमी रहे होंगे जो 16 साल की उम्र में शादी और घर के ख्वाब देखने लगे थे। एक घर जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का होगा।
अपनी माँ के घर में नवरात्रों में सजाई झांकी में ढेर सारे मिट्टी के दियों से रोशनी करते हुए तेज आवाज में बजते भजन के बीच में रौनक के कानों में मैं बुदबुदाती, हम भी अपने घर को ऐसे ही रोशन करेंगे। रौनक हवा से लपलपाती लौ को अपनी हथेलियों से ओट देकर हाँ में सर हिलाता। हर बात में उसकी सहमति जानकर मुझको भरोसा हो जाता कि आने वाले दिन बहुत सुंदर होंगे। मेरे मन के मंजीरे हौले हौले बजने लगते। घर के रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका था। सारा सामान सामने वाले खाली फ्लैट में शिफ्ट कर लिया था ताकि काम भी ठीक से हो सके और हम आसानी से काम को होते हुए देख भी सकें। मेरा मन अनमना हो रहा था। न काम करने को जी करता, न कोई गजल, दादरा, ठुमरी की आवाज कानों में घुले ऐसा कोई लालच उपजता। अगले दिन सुबह 10 बजे रौनक कुछ मैप्स और प्लान्स लेकर आ गया। मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी कि मैं वहां ठहरूं या सुनूं उसकी बात। मैं कॉफ़ी बनाने लगी। कब से उठती वो कड़वी महक मुझे फिर पीछे खींचने लगी जब कॉलेज ख़त्म करने के बाद रौनक ने डिज़ाइनिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली जाने का फ़ैसला किया। कितने भरे मन से मैंने उसका जाना स्वीकारा था ये मैं ही जानती हूँ। कब कब आया करेगा, कब लौटेगा, फिर जाएगा तो नहीं, ऐसे कितने सवालों से लाद दिया था मैंने उसे। कभी कभी लगता है कि हर्ष सही कहता है, कस्बाई सोच है मेरी। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं या मैं जिंदगी को बेहतर नहीं बनाना चाहती। मेरे भी सपने थे, अब भी हैं, ढेर सारे हैं, लेकिन उनके कद इतने ऊंचे नहीं कि जरा सा पंजे उचकाकर उनको तोड़ न सकूं। रौनक के साथ भी मैंने बुने थे सपने, अल्हड़ उम्र वाले अधकच्चे सपने। फिर जवानी की दहलीज पर कदम रखा और संजीदा सपने भी संजोए। हम तब दिन भर साथ रहते थे, तीज त्योहार भी एक साथ, व्रत उपवास भी एक दूसरे के लिए। हमारा प्यार सब जान गए थे, माँ पापा भी। पंजाबी बाग के उस बाड़े में मकान ही कितने थे कि कोई बात छिपी रहती, और हमने छिपाई भी कब थी। पापा ने एक रोज मुझे अपने पास बुलाया था। माँ ने बताया कि उन्होंने रौनक को भी बुलाया है। वो उन दिनों दिल्ली से आया हुआ था। बचपन में पापा मेरे लिए घुटनों पर बैठकर घोड़ा बने थे। उनके कंधों पर चढ़कर रामलीला देखी थी, झांकियां घूमी थीं। कॉलेज के एडमिशन के वक्त उन्होंने साथ बैठकर फॉर्म भरवाए थे। पापा के करीब थी बहुत मैं, लेकिन उस दिन मेरे घुटने कांप रहे थे। कैसा कच्चा हुआ जा रहा था दिल। जी शादी अभी तो कुछ सोचा नहीं। रौनक की अटकती हुई आवाज सुनकर पापा के माथे पर 2 गहरी सिलवटें उभर आई थीं। माँ की आंख के किनारे भी सिकुड़ गए थे और मैं तो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी ने मुट्ठी में भींचकर पूरा रस निकाल दिया हो। ये क्या कह रहा था रौनक? मैंने सोचा नहीं। और एक मैं थी जिसने उसके साथ जिंदगी बिताने से इतर कुछ और नहीं सोचा। मैं कुछ कहती या पूछती कि वो थोड़ा रुक कर गला साफ करके बोला, अभी इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए कुछ दिनों फर्म्स में काम करूंगा, फिर अपनी फर्म खोलूंगा। अंकल, मेरा सपना है कि मेरे बनाए घर लोगों को खुश कर दें, मेरी पहचान बन जाए। मैं हैरान थी। उसका सपना मेरे सपने से अलग कब हुआ, और जब हुआ तब मुझे पता कैसे नहीं लगा। पापा ने उससे अपना बिजनेस ज्वाइन करने का आग्रह किया। माँ ने उससे जल्दी शादी का मन बनाने की मनोहार की और मैंने जिद की कि वो वहीं रुक जाए। लेकिन हमारी बातें उन खतों में लिखी इबारतें साबित हुईं जो खत कभी अपने ठिकानों पर पहुंचे ही नहीं, जो खत कभी पढ़े ही नहीं गए। डाइनिंग टेबल पर एक नक्शा बिछा हुआ था। उस पर हर्ष और रौनक झुके हुए थे। हर्ष ने चेहरा उठाकर पहले मेरी तरफ देखा, फिर रौनक की तरफ पलट के उसको याद दिलाया, इतना ज़रूर करना कि नवरात्रों के शुरू होने के पहले काम पूरा हो जाए। सितारा की ये इच्छा तो कम से कम पूरी हो, बाकी सब तुम अपने हिसाब से करना। मेक इट क्लासी। रौनक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराकर वापस झुक गया और पेंसिल हाथ में लिए बताने लगा, ये ड्राइंग रूम रहेगा आपकी पसंद की फ्रेंच विंडोज़ के साथ, और यहाँ से लगा हुआ एक लिविंग रूम होगा, और यहाँ आपकी वाइफ की स्टडी। आपकी वाइफ। रौनक के मुंह से अपने लिए ये संबोधन सुनते ही मेरा गुस्सा और बढ़ गया।
मन किया सारे नक्शे उठाकर चीर दूं और इसे निकल जाने को कहूं। क्यों आया ये मेरी जिंदगी में वापस? वैसे भी उसका ख्याल जब तक मन में फांस की तरह चुभता रहता था। गुड जॉब, गुड जॉब, जगह का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है। आई एम इम्प्रेस्ड। हर्ष की आवाज आई तो मैं रसोई से बाहर निकलकर बालकनी में आ गई। दिल चाहा जोर से कहूं, बट आई एम नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड। मुझे नहीं चाहिए फ्रेंच विंडो या स्टडी। मुझे अपनी और हर्ष की छोटी छोटी बहस याद आने लगी कि कैसे उन्हें दरवाजे पर लटके बंधनवार बोरिंग लगते थे, कैसे उन्हें त्योहारों पर आलता, महावर, मेहंदी लगाने के कारण समझ ही नहीं आते थे, कैसे हम दोनों की चाहतों के घर का नक्शा एकदम अलग था। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों चली आई? मेरे ठीक पीछे से रोशन की आवाज आई तो मैं चौंक गई। पलटी तो वो करीब ही खड़ा था। मैंने घर के भीतर झांका तो हर्ष नहीं था, चला गया था, उसकी मीटिंग थी शायद। मैं चुपचाप बिल्डिंग के नीचे देखती रही। रौनक मेरे पास खड़ा रहा और बोला, तुम्हारा छोटा सा मंदिर, तुम्हारी रसोई में 2 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल, टी लाइट्स की जगह मिट्टी के दिए, एक दीवार में पुरानी तस्वीरों के छोटे बड़े फ्रेम, ये सब तुमने हर्ष को नहीं बताया? और वो झूला जो हर तीज त्योहार पर तुमको फूल मालाओं से सजाना होता था? मैं सन्न रह गई। मेरा कहा एक एक शब्द रौनक को याद था। तो क्या वो मुझे भी याद करता रहा था? क्या प्यार पूरा कभी खत्म नहीं होता? कोई अलग शक्ल इख्तियार कर ले पर कहीं न कहीं शायद बाकी रह जाता है। मैंने सर झटक दिया। ये क्या उटपटांग बातें मेरे जहन में आ रही हैं? मैं तो इतने साल उससे नफरत करती रही और अब ये बात मुझे क्यों सुख दे रही कि मैं उसे याद रही? और क्यों याद रहे हम एक दूसरे को? घर का काम इतनी तेजी से हो रहा था कि हर्ष हैरान था। हाँ, मैंने अपने आप को काफी हद तक काट लिया था। रौनक जब कभी सामने वाले फ्लैट में आकर हर्ष को कुछ समझाता तभी बस कुछ औपचारिक बात हो जाती और एक फीकी सी मुस्कुराहट का लेन देन। रौनक वाकई एक काबिल इंटीरियर डिजाइनर था। उसने जिंदगी में जो चाहा वो पा लिया था और मैं नहीं जानती थी कि इस बात से मैं खुश थी या उदास। मैं नहीं जानती कि उस दिन फिलहाल शादी का इरादा नहीं कहने वाले रौनक से मैंने क्यों नहीं पूछा था कि फिलहाल नहीं तो बाद में करोगे, यानी हमारा एक साथ कोई भविष्य है भी या नहीं। क्यों मैंने अगले हफ्ते ही माँ पापा से कहीं और रिश्ता करने के लिए हाँ कह दिया था? कुछ हाँ ना तो कहो तारा, मैं खिड़की के पास लगवाऊं तुम्हारा झूला? बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया है हर्ष को। रौनक की आवाज से मैं चौंक गई। अच्छा, वो मान गया? मैं हैरान थी। हर्ष को मनाना तो मेरे भी बस के बाहर था। हाँ, और बाकी हर बात के लिए भी। 2 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल के लिए भी जो तुम्हारे किचन में लगेगी, जहां कभी तुम उसके लिए। मैं आगे कुछ सुनना नहीं चाहती थी। ये भी नहीं जानती थी कि घर अब वैसा चाहती भी हूं या नहीं। नवरात्रि से एक दिन पहले घर हमें तैयार होकर मिल गया था। रौनक ने मेरी न जाने कितनी छोटी बड़ी इच्छाओं को उस घर के जरिए पूरा कर दिया था। उसके अंदर क्लाइंट को अपने हिसाब से ढाल लेने का हुनर था। हर्ष की पसंद के मोटे गहरे पर्दों की जगह खिड़कियों पर हल्के पर्दे झूल रहे थे। स्टडी की जगह एक स्पेस थी जहां मेरे काम करने की टेबल के साथ एक म्यूजिक प्लेयर सेट था, जहां क्रिस्टल वाज की जगह टेराकोटा के बड़े कसेरे लगे थे। वहां मोटे रेशमी कालीन की जगह जूट की दरियां थीं। वो मेरी स्पेस थी, घर का हिस्सा जो मेरा अपना सा था। मुझे लगा हलक में कुछ अटक रहा था। मैंने मंदिर के सामने रखे सारे दिए एक साथ जला दिए, कलश स्थापना की, जवारे बोए। एक पल को लगा जैसे मेरा बचपन, मेरा लड़कपन लौट आया हो। ये जो अगरबत्ती और कपूर की खुशबू थी वो मेरे शहर की खुशबू जैसी लग रही थी। मेरी आंखें नम होने लगी, धुएं से शायद। खुश? पीछे से आवाज आई तो मैं चौंक कर पलटी। हर्ष खड़ा था। उसने अपनी बाहें मेरे कंधे के इर्द गिर्द लपेट दी। आरती करके मैं रसोई में आई तो खिड़की के कोने में कांच के ग्लास से दबे 2 कागज थे। मैंने उठाया तो चेक था जो हर्ष ने रौनक को दिया था, और एक छोटा सा नोट।
तारा, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हें खोज रहा था, पर शायद खोजना चाहिए था। अच्छा हुआ तुम मिली। मेरे बनाए घर मेरी पहचान होते हैं, पर ये घर तुम्हारी पहचान है। ऐसे ही होने चाहिए सबके घर, उनकी चाहतों के घर। अपना ख्याल रखना, रौनक। बहुत दिनों बाद फिर मेरे घर में मेरी पसंद का संगीत गूंजने लगा। रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे। बस इतनी सी थी ये कहानी। और चलते चलते अपने उन साथियों के नाम भी तो बता दूं जिनकी वजह से ये शो आप तक पहुंचा पाते हैं हम। इस शो की प्रोड्यूसर हैं कंटेंट प्रोजेक्ट और मंडली की साइड से अनुलता राज नायर, और इसकी साउंड डिजाइन करते हैं हमारे ऑडियो इंजीनियर शिवम मिश्रा। ये है यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 6।